तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग परंपरावाद वर्सेस विज्ञानवाद को पढ़ेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन में नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, जहाँ पर हम लोग परंपरावाद वर्सेस विज्ञानवाद को पढ़ेंगे। तो मार्टिन कॉबलिन क्या बोलते हैं कि परंपरावाद और विज्ञान के मध्य महान बहस, ग्रेट डिबेट हुई थी। हमने देखा भी था कि परंपरावाद, इंटरनेशनलिज्म और विज्ञानवाद यानी साइंटिफिक अप्रोच के मध्य एक ग्रेट डिबेट हुई थी। डेविड सिंगर क्या बोलते हैं कि ये दो भिन्न बौद्धिक शैलियां या संस्कृतियां हैं। तो दीज आर द टू डिस्टिंक्ट इंटेलेक्चुअल स्टाइल ऑफ कल्चर। कैसे? परंपरावाद जहां पर कानूनी, औपचारिक और संस्थागत उपागम तथा मूल्यों पर बल देने वाली संधारा है। हमने देखा था जब हम लोग परंपरावाद को पढ़ा था कि ये वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। तो इंटरनेशनल स्फीयर में अगर हम लोग देखें परंपरावादी कौन है, तो इसमें इंग्लिश स्कूल एक महत्वपूर्ण स्कूल उभर कर सामने आती है। और इंग्लिश स्कूल में भी जो महत्वपूर्ण थिंकर हैं हेडले बुल हैं। तो इंग्लिश स्कूल को उदार यथार्थवाद का ब्रिटिश स्कूल या अंतरराष्ट्रीय समाज सिद्धांत का स्कूल भी कहा जाता है। ये इंटरनेशनल सोसाइटी थ्योरी है, इंटरनेशनल सोसाइटी थ्योरी है। तो इंग्लिश स्कूल के जो विद्वान हैं हेडले बुल हैं, उनकी पुस्तक का क्या नाम है? अराजक समाज इन एनार्किकल सोसाइटी। एक और है उनकी पुस्तक द कंट्रोल ऑफ आर्म रेस, द कंट्रोल ऑफ आर्म रेस, एनार्किकल सोसाइटी, एनार्किकल सोसाइटी, द कंट्रोल ऑफ आर्म रेस। उन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया है? इंटरनेशनल सोसाइटी थ्योरी का सिद्धांत दिया है। फिर एक महत्वपूर्ण परंपरावादी है मार्टिन वाइट है, मार्टिन वाइट। इनके बुक का नाम है इंटरनेशनल थ्योरी द थ्री ट्रेडिशन, इंटरनेशनल थ्योरी द थ्री ट्रेडिशन। ये 1992 में बुक आती है। वाइट ने तीन परंपराओं को मिलाया है। पहला रियलिज्म, तो इन्होंने रियलिज्म को मिलाया है, प्लस रेशनलिज्म को मिलाया है, तार्किकवाद को मिलाया है, प्लस रिवोल्यूशनलिज्म को भी मिलाया है, क्रांतिवाद को भी इसमें मिलाया है। जो विज्ञानवाद है या व्यवहारवाद है, ये तथ्यों पर, अनौपचारिक तथ्यों पर, विज्ञान, अनुभवात्मकता और अंतः अनुशासनात्मकता पर बल देता है। तो ये फैक्ट पर बल देता है। ये इनफॉर्मल जो प्रोसीजर्स होती हैं, इनफॉर्मल जो एलिमेंट होते हैं, उन पर फोकस करता है। ये विज्ञान पर फोकस करता है, ये ऑब्जर्वेशन पर फोकस करता है, और ये इंटरडिसिप्लिनरी है। व्यवस्थावाद में जो इंटरनेशनल रिलेशन है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसमें मार्टिन कैपलॉन का नाम सबसे अग्रणी है। इनकी पुस्तक का नाम है सिस्टम एंड द प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सिस्टम एंड द प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो कैपलॉन ने इसमें 6 व्यवस्थाएं बताई हैं संतुलन की। तो एक तो है शक्ति संतुलन यानी बाइपोलर सिस्टम, शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर। दूसरा है शिथिल द्विध्रुवता, तो जो बैलेंस ऑफ पावर है उसके 6 सिद्धांत देता है। कौन सा? शिथिल द्विध्रुवता। फिर कठोर द्विध्रुवी सार्वभौमिक व्यवस्था, सोपानी व्यवस्था और इकाई वेटो व्यवस्था। तो आगे चल के हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी ये आप केवल इसको समझ लीजिए कि इन्होंने 6 व्यवस्थाओं का वर्णन किया। हालांकि आगे चल के ये 4 और व्यवस्थाओं को बताते हैं, टोटल 10 व्यवस्थाएं हो जाती हैं, लेकिन 6 जो महत्वपूर्ण है वो है। संचार सिद्धांत ये कार्ल डॉइच ने दिया है, और उनकी पुस्तक का नाम है द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट। खेल सिद्धांत के विचारक हैं सुबिक, राइकर, थॉमस सेलिंग और मार्टिन कैपलॉन। सौदेबाजी सिद्धांत ये थॉमस सेलिंग का, बार्गेनिंग थ्योरी है थॉमस सेलिंग। फिर चिकन थ्योरी या डोव एंड हॉक थ्योरी, ये डंकन लुइस की है, डंकन लुइस की है। कैदी की दुविधा, प्रिजनर्स डिलेमा, प्रोफेसर टकर और सेलिंग की है। निर्णय निर्माण सिद्धांत एंड डिसीजन मेकिंग थ्योरी, इसमें स्नाइडर, बर्क और सॉपिन का नाम लिया जाता है। स्नाइडर, बर्क और सॉपिन का नाम लिया जाता है। निर्णय निर्माण में कर्ता का अध्ययन कौन करता है? यानी एक्टर्स का अध्ययन कौन करता है? स्नाइडर और कोहेन। निर्णय यानी डिसीजन का अध्ययन कौन करता है? निर्माण में पर्यावरण का अध्ययन, तो निर्णय निर्माण में पर्यावरण का अध्ययन कौन करता है? एनवायरनमेंट का अध्ययन कौन करता है? हेराल्ड स्प्राउट और मार्गरेट स्प्राउट, यानी स्प्राउट एंड स्प्राउट करते हैं। और निर्णय निर्माण में व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का जो अध्ययन है वो कौन करते हैं? अलेक्जेंडर जॉर्ज और जूलियट जॉर्ज। तो चलिए परंपरावाद को और अच्छे से समझते हैं। तो यह आदर्शवादी है। हम देखते हैं कि जो परंपरावादी होते हैं वो आदर्शवादी होते हैं, वो आइडियलिस्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लेटो या अरस्तु। लेकिन अब इंटरनेशनल स्फीयर में हम देखेंगे तो ये इंग्लिश स्कूल के थिंकर, फॉर एग्जाम्पल एडले बुल, मार्टिन वाइट, ये कानूनी बातें करेंगी, औपचारिक संस्थाओं, उपागमों और मूल्यों पर जोर देंगे। तो जहां भी परंपरावाद दिखा वहां पर वैल्यू का इंपॉर्टेंस आपको दिखेगा। दूसरा ये आदर्शवादी होगा यानी आइडियलिस्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परंपरावाद का स्कूल इंग्लिश स्कूल है। मार्टिन वाइट और हेडले बुल इससे जुड़े हुए मुख्य विचारक हैं। इंग्लिश स्कूल को उदार यथार्थवाद लिबरल
रियलिज्म या अंतर्राष्ट्रीय समाज स्कूल यानी इंटरनेशनल सोसाइटी स्कूल कहा जाता है, या ब्रिटिश संस्थागत उपागम ब्रिटिश इंस्टीट्यूशनलिस्ट अप्रोच भी इसको कही जाती है। इसके मुख्य समर्थक कौन है? हेडले बुल है। हेडले बुल ये यूके के रहनवासी थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में व ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रोफेसर रहे थे। इन दोनों संस्थाओं में इंग्लिश स्कूल या ब्रिटिश स्कूल का विकास 1980 के दशक में हुआ है। तो इंग्लिश स्कूल बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये 1919 से 1980 के दशक की घटना है। उदार यथार्थवाद की ब्रितानी विचारधारा एंड ब्रिटिश स्कूल ऑफ लिबरल रिलीजन से संबंधित विचारक हेडले बुल हैं। हेडले बुल का प्रसिद्ध सिद्धांत है इंटरनेशनल सोसाइटी थ्योरी यानी अंतर्राष्ट्रीय समाज सिद्धांत, इंटरनेशनल सोसाइटी थ्योरी। वर्ल्ड सोसाइटी वैश्विक समाज, ये पुस्तक के लेखक जॉन बर्टन है। तो वर्ल्ड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन बर्टन। इंटरनेशनल सोसाइटी थ्योरी ये हेडले बुल की है। विश्व व्यवस्था सिद्धांत वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी ये वालरस की है और ये मार्क्सिस्ट थिंकर है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। नोबल आइडिया सोसाइटी ऑफ स्टेट, हेडले बुल के अनुसार राज्यों की व्यवस्था अलग व राज्यों का समाज अलग होता है। तो नोबल आइडिया क्या है? सोसाइटी ऑफ स्टेट। तो हेडले बुल के अनुसार राज्यों की व्यवस्था अलग व राज्यों का समाज अलग होता है। हेडले बुल ग्रोसियन परंपरा यानी ह्यूगो ग्रोसियस के विचारों से प्रभावित विचारक हैं। हेडले बुल की पुस्तक द कंट्रोल ऑफ आर्म रेस 1961 में आती है। द कंट्रोल ऑफ आर्म रेस, शस्त्रों की होड़ अपने आप में आतंक का अनुभव। अगर शस्त्रों की होड़ हो रही है तो अपने आप में ही आतंक का अनुभव है, हेडले बुल ऐसा बोलते हैं। फिर एनार्किकल सोसाइटी 1977 में बुक आती है। एनार्किकल सोसाइटी, अराजक राज्य। अराजक समाज का तात्पर्य सख्त संघर्ष नहीं बल्कि विश्व सरकार का अभाव है। तो एक एनार्किकल सोसाइटी क्यों बन रही है? ग्लोबल लेवल पे क्यों? क्योंकि विश्व सरकार यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, कोई एक ऐसा एक्टर नहीं है जो सभी लोगों को कंट्रोल कर सके, तो इसलिए एनार्किकल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आता है उभर कर। परंपरावाद के महान समर्थक है हेडले बुल। व्यवहारवाद व वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कटु आलोचक है। बुल के अनुसार इन्होंने वैज्ञानिक उपकरणों को देवता बना डाला है, इसने इतिहास और दर्शन को नष्ट कर दिया है। तो वैज्ञानिक उपकरणों को देवता बना डाला है किसने? व्यवहारवादियों ने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वालों ने। इससे इतिहास और दर्शन नष्ट हो गए हैं। व्यवहारवाद यानी वैज्ञानिक प्रणाली को पहले चुनौती हेडले बुल ने ही दी थी। वहीं मुख्य व्यवहारवादी विचारक मार्टिन कैप्लान ने परंपरावाद को चुनौती दी। मार्टिन कैप्लान परंपरावाद को चुनौती देते हैं और जो हेडले बुल हैं ये व्यवहारवाद को या विज्ञानवाद को चुनौती देते हैं। मार्टिन वाइट की प्रसिद्ध पुस्तक है इंटरनेशनल थ्योरी द थ्री ट्रेडिशन, 1992 में बुक आती है। इंटरनेशनल थ्योरी थ्री ट्रेडिशन, ये 1992 में पुस्तक आती है। मार्टिन वाइट ने अपने अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सिद्धांत में 3 विचारधाराओं को, जिन्हें 3 दार्शनिक परंपराएं भी कहा जाता है, को मिलाया। तो इन्होंने रियलिज्म को मिलाया है, प्लस रैशनलिज्म को मिलाया है, प्लस रिवोल्यूशनरिज्म यानी क्रांतिवाद को मिलाया। अब व्यवहारवादी वैज्ञानिक उपागम, बिहेवियरल या साइंटिफिक अप्रोच। तो व्यवहारवादी जो वैज्ञानिक उपागम हमने देखा था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये पटल पर आया था। व्यवहारवाद या अनुभववादी वैज्ञानिक अंत अनुशासनात्मक मूल्य निरपेक्ष तथा वैज्ञानिक है। परंपरावाद बनाम विज्ञानवाद व्यवहारवाद की आपसी बहस को मार्टिन कैप्लान ने महान बहस, ग्रेट डिबेट कहा। इसके समर्थकों में मार्टिन कैप्लान सबसे पहले आते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है द सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, 1957 में बुक आती है। इसमें बेसिकली उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन में सिस्टम थ्योरी देने का प्रयास किया था। क्विंसी राइट, इनकी पुस्तक का नाम है द स्टडी ऑफ वार, 1942 में पुस्तक आती है, द स्टडी ऑफ वार। थॉमसन है, फिर स्नाइडर है, ये निर्णय निर्माण सिद्धांत से संबंधित है, डिसीजन मेकिंग थ्योरी से रिलेटेड है। ये कॉल डायस, ये कम्युनिकेशन थ्योरी से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन संचार सिद्धांत है। और थॉमस सेलिंग मार्टिन सोबिक, ये खेल सिद्धांत से संबंधित है, गेम थ्योरी से संबंधित। व्यवहारवाद की आलोचना किसने की है? तो प्रमुख आलोचक हैं हेडले बुल, ये परंपरावादी हैं, और मार्गेंथाउ यथार्थवादी। तो माइकल हेंस के अनुसार व्यवहारवादी अति तथ्यवादी है। तो हमने देखा है कि जो व्यवहारवाद है वहां पर तथ्य और केवल तथ्य की बात की जाती है। तो हाइपर फैक्चुअलिस्ट हैं, ये बात तो सही। व्यवहारवादी परंपरावादियों द्वारा लगाए गए आरोप, फॉर एग्जाम्पल ये शब्दाडंबर है, मूल्यों की अवहेलना करते हैं, अतथ्यवाद आदि
परंपरावादियों की गंभीर गलती, ग्रॉस मिस्टेक व दोषपूर्ण सूचना, इल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। कौन? व्यवहारवादी। व्यवहारवादी क्या कहते हैं? जब हम पर परंपरावादी आरोप लगाते हैं कि हम शब्दाडंबर रचते हैं, मूल्यों की अवहेलना करते हैं, अति तथ्यवाद यानी हाइपर टेक्चुअलिस्ट हैं, ये परंपरावादियों की गंभीर गलती है, क्रॉस मिस्टेक है और दोषपूर्ण सूचना के कारण ये ऐसा बोल रहे हैं। इनको एहसास ही नहीं कि क्या बोल रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का व्यवस्था सिद्धांत यानी सिस्टम थ्योरी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखते हैं। सिस्टम थ्योरी या जनरल सिस्टम थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखते हैं। तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम जीव विज्ञान में लुडविग वान बर्टान लेम्फी ने 1920 में किया था। सिस्टम अप्रोच का उपयोग। व्यवस्था सिद्धांत जीव विज्ञान से मानव विज्ञान फिर समाज विज्ञान में आया। ये पहले जीव विज्ञान का ये विषय हुआ करता था, उसके बाद मानव विज्ञान में आया, फिर ये समाज विज्ञान यानी सोशल साइंसेज में इसको इम्पोर्ट किया गया। समाज विज्ञान से राजनीति विज्ञान में डेविड स्टन तथा राजनीति विज्ञान से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये आया। सामाजिक विज्ञानों में यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रयोग किया जाने लगा। तो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ उसके बाद सिस्टम अप्रोच है ये सोशल साइंस में अधिक से अधिक प्रयोग की जाने लगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत का आरंभ डब्ल्यू थॉमसन ने किया था। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कौन लेके आया? डब्ल्यू थॉमसन। पर वास्तविक विकास मार्टिन कैप्लान ने किया है। वास्तविक विकास किसने किया है? मार्टिन कैप्लान। अन्य विचारक जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग किया है, केनेथ बोल्डिंग है, केनेथ वाल्टज है, जेम्स एन रोसेनो है, जेम्स एन रोजेनाउ है, जेम्स एन रोजेनाउ है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत के मुख्य विचारक है मार्टिन कैप्लान। मार्टिन कैप्लान। बुक का क्या नाम है? सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1957 में बुक आती है। इस पुस्तक में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संरचनात्मक विश्लेषण किया गया। संरचनात्मक विश्लेषण किया गया है। रोजनाउ इस सिद्धांत की सबसे बड़ी उपयोगिता इसकी वर्णन क्षमता है। जो इसकी डिस्क्रिप्टिव पावर है वो सबसे बड़ी क्षमता है इसकी, ऐसा रोजनाउ बोलते हैं। फिर इस सिद्धांत में व्यवस्थाओं की विस्तृत विवेचना के साथ साथ उन प्रणालियों का भी वर्णन है जो व्यवस्था को प्रभावित व संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कैप्लान का सिद्धांत राज्यों के व्यवहार की नियमितताओं यानी रेगुलरिटीज की व्याख्या करता है, लेकिन फिर भी राज्यों व राजनेताओं का व्यवहार अनिश्चित इंडिटरमिनेट होता है। तो हालांकि ये नियमितताओं की बात तो करता है, राज्यों के व्यवहार की नियमितताएं बताता है, लेकिन राज्यों व राजनेताओं का व्यवहार इंडिटरमिनेट होता है। कौन सा राज्य कब कौन सा फैसला ले ले ये पता नहीं चलता है। भारत, पाकिस्तान, मोदी जी क्या किया 2014-15 में? वो चले गए कहाँ? पाकिस्तान। ये एक ऐसा फैसला था जो अनिश्चित था। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को जो बहुत क्लोजली वॉच कर रहा था उसको पता था कि ऐसी संभावनाएं मुश्किल है, भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि मानव व्यवहार और राजनेता, राज्य या उनके राजनेताओं का व्यवहार अनिश्चित होता है। सिस्टम थ्योरी जो व्यवहारवादी क्रांति की देन है, मुख्य विशेषताएं हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी राष्ट्रों के मध्य अंतर संबंधता, अन्योन्यता और पारस्परिक क्रिया होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी अंतर निर्भरता व क्रमबद्धता होती है। तो इंटरडिपेंडेंसी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी होती है, हायरार्की भी होती है। यूएसए का स्ट्रक्चर अलग है, चाइना का अलग है, रसिया का अलग है, इंडिया का अलग है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुख्यतः दो अभिकर्ता होते हैं। पहला नेशनल एक्टर, फॉर एग्जांपल इंडिया, यूके, यूएस, नेपाल, ये है नेशनल एक्टर। और राष्ट्रोपरि एक्टर यानी सुप्रा नेशनल एक्टर। तो सुप्रा नेशनल एक्टर में एक तो आते हैं सुपर नेशनल ये अधिराष्ट्रीय होते हैं। फॉर एग्जांपल नैम हो गया, नाटो हो गया, आसियान हो गया और ईयू हो गया। और यूनिवर्सल में यूएनओ हो गया जो कि यूनिवर्सल है। हालांकि कार्यवाही राष्ट्रीयकर्ताओं के मध्य ही होती है, लेकिन जो कार्यवाही होती है, जो एक्शन होता है, वो नेशनल एक्टर्स के बीच में होता है। दो देश आपस में संबंध रखते हैं। सैनिक तत्व के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व भी महत्वपूर्ण है। तो अब मिलिट्री पावर तो ठीक है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ इकोनॉमिक पावर भी इम्पोर्टेंट है। उसके साथ आपकी सोशल पावर और कल्चरल जो पावर है। यूएसए की हेजेमनी क्यों है इतनी ज़्यादा? क्यों? क्योंकि उसके पास न केवल मिलिट्री पावर है जिससे वो किसी को भी दबा सकता है, दूसरा उसके पास इकोनॉमिक पावर है, उसके पास सोशल करेंसी है, सोशल वैल्यू है उसकी, और कल्चर जो यूएसए की जो संस्कृति है वो सर्वोपरि मानी जाती है। तो उसने कोको कोला और मैकडोनल्ड के माध्यम से पूरे अब विश्व में अपनी जो सॉफ्ट पावर है उसको क्रिएट करने का काम किया। फिर मार्टिन कैप्लान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 6 प्रकार की व्यवस्थाओं का वर्णन किया। 6 प्रकार की व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक है शक्ति संतुलन की व्यवस्था, दूसरा है शिथिल
द्विध्रुवी व्यवस्था, एक है कठोर द्विध्रुवी व्यवस्था, फिर सार्वभौम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, सोपानिक व्यवस्था और इकाई वीटो व्यवस्था। तो पहला है शक्ति संतुलन व्यवस्था, पावर बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी। बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये 4-5 इसमें बड़ी शक्तियां होती हैं, 4-5 इसमें बड़ी शक्तियां होती हैं और छोटी-छोटी शक्तियां रहती हैं। तो यह ऐतिहासिक मॉडल है जो 18वीं 19वीं सदी में प्रचलित था। इसमें 5 से 6 राष्ट्र प्रमुख कर्ता होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि। राष्ट्रों के मध्य शक्तियों का समान वितरण होता है। तो ये शक्तियां, इनके बीच जो शक्तियों का बंटवारा होता है राज्यों के मध्य बराबर होता है। और अगर कोई भी इसमें से एक शक्ति या एक एक्टर ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश करता है या ज्यादा शक्तिशाली बनने का प्रयास करता है, तो जो दूसरी शक्तियां हैं आपस में गठबंधन करके उसको हराने का प्रयास करेंगी या उसको बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो शक्ति संतुलन व्यवस्था के आधारभूत नियम क्या है कि क्षमताओं में अभिवृद्धि युद्ध की बजाय वार्ताओं से की जानी चाहिए। तो क्षमताओं की वृद्धि कैसे हो की जानी चाहिए, वार्ताओं से, न कि युद्ध से। मुख्य उद्देश्य हितों की रक्षा करना है, उनकी रक्षा के लिए युद्ध भी किया जा सकते हैं। तो मेन जो इंटरेस्ट होता है या मेन जो उद्देश्य होता है किसी भी नेशन का, वो क्या होता है, हितों की रक्षा करना, और उसके लिए युद्ध भी किए जा सकते हैं। फिर कर्ता या राज्य को व्यवस्था से अलग नहीं किया जा सकता, विरोधी को समाप्त करने से पूर्व युद्ध समाप्त कर देना चाहिए। तो अगर एक जो नेशन है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनने का प्रयास कर रहा है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है, तो जो कोलिशन होगा और जब युद्ध होगा दोनों के बीच में, तो ऐसा नहीं है कि आप जो जिस राज्य को आपने हरा दिया है उसको आप व्यवस्था से हटा देंगे, नहीं, उसको आप मौका देंगे, उसको हरा तो देंगे लेकिन उसको मौका देंगे। तो ब्रिटेन ने फ्रांस को हराया, लेकिन फ्रांस को सिस्टम से बाहर नहीं किया, वो सिस्टम में बना रहा। जो वर्साइल की संधि हुई थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, तो ये जो शक्तियां थी इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि जर्मनी को सिस्टम से हटा दिया था, जिससे कि जो शक्ति संतुलन है बिगड़ गया था। और हम देखते हैं कि उसका परिणाम वर्ल्ड वॉर सेकंड के रूप में सामने आया। राष्ट्रीयकर्ता को यह प्रयास करना चाहिए कि अन्य राज्यों का गुट इतना शक्तिशाली न हो जाए कि वह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अस्थिर और शांति को भंग कर दे। अन्य देशों के ऐसे प्रयासों को विफल करना चाहिए जो परराष्ट्र संगठनों सुपर नेशनल को अपनाने में संलग्न हो। पराजित अभिनेता को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में पुनः प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। तो अगर जो राज्य हार गया है, कोई राज्य हार गया है, तो उसे व्यवस्था में पुनः आने की अनुमति मिलनी चाहिए और उसे खेल में शामिल होने का दोबारा न्योता मिलना चाहिए, या खेल में वो बना रहे। आप ऐसा ना हरा दो कि उसको खत्म ही कर दो, उसको सिस्टम से ही बाहर निकाल दो। यह व्यवस्था तब अस्थिर हो जाती है जब संतुलनकर्ताओं की संख्या कम हो जाती है और राष्ट्र खेल के नियमों की पालना नहीं हो पाती है। जब जर्मनी को सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया तो एक प्रकार से नियम जो थे उनका पालन नहीं किया गया और यह बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ गया, वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया, और हम आगे की परिस्थितियां तो आप लोग जानते ही। आगामी व्यवस्था द्विध्रुवी बाइपोलर है, जिसके 2 रूप होंगे, शिथिल व कठोर। तो पहला तो है बैलेंस ऑफ पावर मॉडल, दूसरा है बाइपोलर सिस्टम। तो बाइपोलर सिस्टम में ये 2 व्यवस्थाएं बताता है, एक शिथिल द्विध्रुविता यानी कि लूज बाइपोलैरिटी, मतलब कि इसमें 2 ध्रुव तो रहेंगे, तो एक तरफ यूएसए है, एक तरफ यूएसएसआर है, लेकिन एक तीसरा गुट भी एग्जिस्ट करेगा, फॉर एग्जांपल नैम जैसे संगठन यहाँ पर रहेंगे। तो बाइपोलैरिटी तो है, लेकिन एक टाइट बाइपोलैरिटी नहीं है, इसमें अन्य ग्रुप भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये लूज बाइपोलैरिटी। तो विश्व 2 ध्रुवों में विभाजित हो जाता है, पर विभाजन शिथिल रहता है, टाइट नहीं रहता, शिथिल रहता है, की लूज रहता है। तो इसमें गैर गुटीय कर्ता जैसे नैम आदि शांति संयोग व संतुलन बनाए रखते हैं। फिर कठोर द्विध्रुविता यानी टाइट बाइपोलैरिटी, तो अब नैम जैसे संगठन हैं लेकिन उनका अस्तित्व तो नहीं रह गया। तो ये 1970 के बाद की स्थिति है, जब यूएसए और यूएसआर तो गुट टाइटली एक दूसरे से संबद्ध थे। तो कठोर या टाइट बाइपोलर सिस्टम, तो इसमें गैर गुटीय कर्ताओं की भूमिका समाप्त हो जाती है, अर्थात तटस्थ राज्यों की भूमिका समाप्त हो जाती है। स्टालिन 2 ध्रुवों का सिद्धांत, या तो आप हमारे साथ हैं और अगर ऐसा नहीं है तो आप हमारे शत्रु हैं। स्टालिन सीधे सीधे बोल दिया था कि या तो आप हमारे साथ हो, आप तो
या तो आप यूएसएसआर के गुट में शामिल हो और या तो आप हमारे शत्रु हो। तीसरा कोई विकल्प नहीं है आपके पास। कूटनीति, संवाद, सुलह, मध्यस्थता के लिए कम जगह, सार्वभौमिक अभिकर्ता नहीं। यूनिवर्सल एक्टर यूएनओ भी महाशक्तियों के बीच मध्यस्थता नहीं कर सकता। फिर कैप्लान व वाल्टज। तो आधुनिक इतिहास में केवल दो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थित संरचनाएं थी। पहली द्विध्रुवी और दूसरी है बहुध्रुवी। तो दो व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण रही हैं या केवल व्यवस्थित व्यवस्थाएं थी। एक तो बाइपोलैरिटी, दूसरा मल्टीपोलैरिटी। कैप्लान, बहुध्रुवी व्यवस्था ज्यादा श्रेष्ठ व स्थिर होती है। तो मल्टीपोलैरिटी सिस्टम को ये ज्यादा मल्टीपोलर सिस्टम को ज्यादा स्थिर और श्रेष्ठ मानता है। तो वर्तमान में मल्टीपोलर वर्ल्ड ही है जहां पर चाइना, इंडिया, यूएसए, रसिया जैसे देश एग्जिस्ट कर रहे हैं। केनेथ वाल्टज बेसिकली बाइपोलैरिटी को ज्यादा श्रेष्ठ व स्थिर मानता है। फिर नेक्स्ट है सार्वभौमिक या सार्वत्रिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम यानी यूनिवर्सल सिस्टम। तो यहाँ पर यूएसए भी है, यूएसआर भी है और एक वर्ल्ड गवर्नमेंट के रूप में यूएनओ भी एग्जिस्ट करेगा। तो इस व्यवस्था में राष्ट्र राज्यों का अस्तित्व बना रहता है, पर युद्ध रोकने और शांति स्थापना में सार्वभौमिक करता, फॉर एग्जाम्पल यूएनओ, यूनिवर्सल एक्टर यूएनओ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। राष्ट्रीय हित की बजाय अंतर्राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हो जाते हैं और यह आदर्शात्मक व्यवस्था है। ये एक आइडियलिस्ट सिचुएशन है जो कि संभव नहीं है। सोपानिक व्यवस्था, ये हायरार्किकल सिस्टम है, हायरार्किकल मॉडल। तो इसमें एक बड़ा राज्य रहेगा, फॉर एग्जाम्पल यूएसए, फिर एक अन्य रहेगा, फॉर एग्जाम्पल यूएसए का जो सक्सेसर था रसिया, वर्तमान में अगर इसको देखा जाए तो चाइना हो सकता है, फिर ऐसे ऐसे कंट्रीज रहेंगे। तो ये एक हायरार्किकल सिस्टम बना रहेगा। इसमें एक शक्तिशाली राष्ट्र होता है तब बाकी पिछलग्गू होते हैं। सार्वत्रिक कर्ता यानी यूनिवर्सल एक्टर भी पिछलग्गू हो जाते हैं, यानी जो यूएनओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन है ये भी पिछलग्गू हो जाते हैं जो राष्ट्र बड़ा होता है। तो यूनिपोलर सिस्टम ऐसे ही था जब यूएसए का एक मताधिकार हो गया था और यूएनओ जैसे संस्थाएं भी यूएसए के नक्शे कदम पर चल रही। यूएनओ अन्य राष्ट्रों को नियंत्रित कर सकता है पर शक्तिशाली राष्ट्र को नहीं। तो यूएनओ अन्य राष्ट्रों को तो कंट्रोल कर रहा था, भारत जैसे देशों को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन यूएसए को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वर्तमान में भी यही हो रहा है कि जो यूएनओ है चाइना जैसे देशों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इकाई वीटो सिस्टम यानी यूनिटी वीटो सिस्टम कुछ ऐसा है। ये यहाँ पर हर यूनिट का अपना एक अलग अस्तित्व है और अपना अस्तित्व बनाए हुए है, समान रूप से शक्तिशाली। ये सभी के पास परमाणु बम होते हैं, सभी समान शक्तिशाली होते हैं। सार्वत्रिककर्ता की भूमिका भी समाप्त हो जाती है। प्रत्येककर्ता आत्मरक्षा में सक्षम होता है। निरंतर संघर्ष की स्थिति हाउस वाली प्राकृतिक अवस्था की स्थिति है। यूएनओ भी अप्रासंगिक हो जाते हैं। कैप्लान के अनुसार विश्वक्रम से 1, 2, 3, 4, 5, 6 की ओर चल रहा है और प्रत्येक व्यवस्था अस्थिर है, प्रत्येक मॉडल अस्थिर है। 1991 में यूएसएसआर के पतन के बाद प्रथम मॉडल असफल होने पर कैप्लान ने 4 नई व्यवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? अति शिथिल द्विध्रुवी व्यवस्था, अति शिथिल द्विध्रुवी व्यवस्था जहां पर दो ध्रुव तो होंगे लेकिन ये बहुत ज्यादा शिथिल होंगे। यहाँ पर फ्रांस भी शक्तिशाली होगा, यहाँ पर ईयू भी शक्तिशाली होगा, यहाँ पर जर्मनी भी शक्तिशाली होगा। तो ये अस्थिर ब्लॉक व्यवस्था, गैर गुटी देशों का एक दूसरे गुट में जाना, तो अस्थिर व्यवस्था होगी। गैर फॉर एग्जाम्पल इंडिया उस समय किसी भी गुट में शामिल नहीं था, तो ये ऐसी स्थिति बनी कि पहले यूएसए के पास चला जाए, दूसरी बारी यूएसएसआर के पास चला जाए। देतांत 2 गुट होते हैं पर इसमें अच्छे संबंध होते हैं। देतांत एक ऐसी पोजीशन थी, केनेथ वाल्टज को याद करिए, और देतांत इरा की बातें करता है। देतांत एक ऐसी स्थिति जहां पर जो युद्ध जब दोनों देशों के मध्य यूएसए और यूएसएसआर के मध्य जो संबंध है उनमें थोड़ा सा उनके संबंध पिघलना स्टार्ट हुए थे। अभी तक जो टाइट थे उनमें थोड़ा सा पिघलन आई थी और थोड़ा कोऑपरेशन छोटे छोटे मुद्दों पर हो रहा था। तो देतांत वो ऐसा सिचुएशन था कोल्ड वॉर इरा का। देतांत 2 गुट होते हैं इसमें पर अच्छे संबंध होते हैं। अपर्याप्त परमाणु अप्रसार व्यवस्था, P5 अन्य को परमाणु बनाने से रोकता है, फिर भी इंडिया, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया आज बम बना लेते हैं। तो ये है अपर्याप्त परमाणु प्रसार व्यवस्था। कैप्लान का मुख्य आलोचक केनेथ वाल्टज है। वाल्टज ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो कि 1979 में आती है, व्यवस्था उपागम में संशोधन करके सिस्टम लेवल और यूनिट लेवल में अंतर किया है। वाल्टज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था या संरचना राज्य की क्रियाओं पर अपनी सीमाओं को थोपती है। जोसेफ नाई हेनरी किसिंजर ने माना कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए बर्बरतापूर्ण हमले के बाद 9/11 का जो हमला हुआ था, कैप्लान के मॉडल
निरर्थक हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब नॉन स्टेट एक्टर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे हैं, और जिनकी चर्चा कौन नहीं करता है? केपलान, जिनकी कहीं से कहीं तक चर्चा ही नहीं करता। तो नेक्स्ट है अनुकरण उपागम, सिमुलेशन अप्रोच। तो अनुकरण उपागम तुलनात्मक राजनीति में व्यवहारवादी उपागम के अंतर्गत आता है। तो ये जो सिमुलेशन अप्रोच है, ये बिहेवियरिज्म की जो अप्रोच है उसी के अंतर्गत इसको गिना जाता है। अनुकरण उपागम के तहत 3 सिद्धांतों का विकास हुआ। इन 3 सिद्धांतों की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी की जाती है। आर हैंडी व पी कुर्ज इन सिद्धांतों यानी निर्णय निर्माण सिद्धांत, खेल सिद्धांत और सौदेबाजी यानी बार्गेनिंग थ्योरी को अधिमान्य व्यवहार के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ प्रेफरेंशियल बिहेवियर कहते हैं। अधिमान्य व्यवहार का तात्पर्य है ऐसा व्यवहार जो परिस्थितियों के अनुसार सबसे अच्छा व तर्कसंगत व्यवहार हो। तो अनुक्रमण उपागम के 3 सिद्धांत हैं। पहला है संचार सिद्धांत, ये कार्ल डॉयच का है। फिर निर्णय निर्माण सिद्धांत, ये स्नाइडर, बर्ग और शॉपिन का है, एसबीएस से कहा जाता है। तो स्नाइडर, बर्ग और शॉपिन का है। और खेल सिद्धांत, ये इसके अंतर्गत सुबिक, सेलिंग और राइकर आते हैं। तो संचार सिद्धांत या संप्रेषण सिद्धांत, ये हमने देखा है ये किसका है? कार्ल डॉयच का है। तो बेसिकली कार्ल डॉयच का मानना है कि जो अंतरराष्ट्रीय रिलेशन होते हैं उनमें कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर कम्युनिकेशन 2 देशों के बीच नहीं होगा तो युद्ध की संभावना है वो बढ़ जाएगी। तो शीत युद्ध में क्या हो रहा था? जो रसिया था या यूएसएसआर था और यूएसए था, उनके बीच कम्युनिकेशन गैप था, जिस कारण से ये सब चीजें हो रही थी। तो 2 देशों के बीच, फॉर एग्जांपल भारत और पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो उनके बीच क्यों चीजें वर्ष से वर्ष होती जा रही हैं? क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है किसी प्रकार का। दोनों सरकारों के मध्य या दोनों देशों के मध्य कोई कम्युनिकेशन नहीं। कम्युनिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए। तो संचार सिद्धांत का जनक किससे कहा जाता है? नॉर्बर्ट वीनर को। यह निर्णय निर्माण का तरीका है, यानी संचार सिद्धांत कम्युनिकेशन क्यों किया जाता है? कम्युनिकेशन बेसिकली डिसीजन मेकिंग के लिए तो किया जाएगा ना। इसे राजनीतिक संप्रेषण सिद्धांत भी कहा जाता है। तो सर्वप्रथम गणित व संचार में नॉर्बर्ट वीनर या शैनन वीनर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। गणित यानी मैथ्स में डब्ल्यू रास एसबी ने इसका प्रयोग किया था। राजनीति विज्ञान में इसका प्रयोग कार्ल डॉयच ने किया। कार्ल डॉयच की महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं, तो एक है द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे शरीर में नर्व्स की जरूरत क्या होती है? नर्व्स शरीर में हमारे जो संचार है उसको मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं। विभिन्न भागों से जो संचार है उसको मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती हैं। फिर कम्युनिकेशन मॉडल एंड डिसीजन सिस्टम, ये 1967 में बुक आती है। द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, ये 1968 में बुक आती है। कार्ल डॉयच राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटिकल सिस्टम की बजाय राजनीतिक संचार, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग करते हैं। संप्रेषण सिद्धांत के अनुसार शासन मूलतः शक्ति की समस्या नहीं बल्कि संचालन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ स्टीयरिंग है। आप स्टीयरिंग कैसे कर रहे हैं? गाड़ी चलाना अलग बात होती है, आप स्टीयरिंग कैसे कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। स्टीयरिंग संचालन तो राजनीति व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। स्टीयरिंग किसी भी गाड़ी में सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर आप स्टीयरिंग सही से नहीं करेंगे तो गाड़ी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार जो राजनीति है उसमें, राजनीतिक व्यवस्था है उसमें भी स्टीयरिंग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। डॉयच राजनीतिक व्यवस्था की तुलना मशीन से और सरकार के संचालन से करता है। कार्ल डॉयच समाजों के मध्य उच्च स्तर के पार राष्ट्रीय संबंध युद्ध की बजाय शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देते हैं। तो अगर ट्रांसनेशनल रिलेशन है देशों के मध्य, तो इससे उनमें युद्ध नहीं बल्कि शांति होगी। तो ईयू में क्यों इतनी शांतिपूर्ण माहौल है, इतनी शांति क्यों रहती है? क्यों? क्योंकि ट्रांसनेशनल रिलेशन है, लोग आपस में जुड़े हुए हैं, ईयू के लोग आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं बल्कि लोग आपस में जुड़े हुए हैं। तो जिससे कम्युनिकेशन है ये बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रेन है और वहां पर कोई हथियारबंद व्यक्ति बैठा हुआ है। अब अगर आप उससे कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि हो सकता है आतंकवादी हो, ये हमें मारने के लिए आया हो। लेकिन अगर आप उससे कम्युनिकेशन कर लेंगे तो हो सकता है बता दे कि भाई मैं मिलिट्री से हूँ,
मुझे यहाँ जाना है, मैं यहाँ जाके उतर जाऊंगा। तो आपके अंदर जो फियर है वो खत्म हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जो उस पर अटैक करने वाले थे, आपने जो मनसा बना ली थी कि हम क्या क्या कर सकते हैं, उससे भी आप मुक्त हो जाओगे। तो जो दो देशों के मध्य अगर कम्युनिकेशन हो जाए तो भारत और पाकिस्तान समझ जाएं कि क्या वास्तविक स्थिति है, तो वो ना तो अपनी शक्ति बढ़ाएंगे, न ज़्यादा मिसाइलें इकट्ठा करेंगे और ना ही ज़्यादा युद्ध की तैयारी करेंगे। तो डॉयच क्या कहते हैं कि डॉयच इसे सुरक्षा समुदाय कहते हैं, सिक्योरिटी कमिटी कहते हैं, और ईयू सबसे अच्छा इसका उदाहरण है। ये ट्रांसनेशनल रिलेशन है। ये सूचना के प्रवाह से जुड़ी कुछ संकल्पनाएं, इसमें साइबरनेटिक्स है, ये चालक या अगवा इसको कहा जाता है साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स का अर्थ क्या है? नियंत्रण व संतुलन। साइबरनेटिक्स का संबंध नियंत्रण व संतुलन से है। रिसेप्टर ये सूचना प्राप्त करने वाले होते हैं, तो रिसेप्टर से क्या होता है? सूचना को प्राप्त की जाती है। इफेक्टर सूचना से प्रभावित होने वाला होता है। तो कोई भी सूचना आती है तो सबसे पहले कौन इफेक्ट होता है? जो किसी महत्वपूर्ण पद पर होता है। इफेक्टर ये सूचना से प्रभावित होने वाला व्यक्ति होता है। चैनल सूचना लाने ले जाने वाले होते हैं। तो डाकिया एक चैनल होता है। डाकिया एक चैनल होता है जो डाक खाने से और हमारे तक जो सूचना है उसको लाता है। फिर लोड यानी सूचना की मात्रा। तो किसी भी नेटवर्क में अगर सूचना का प्रसारण सही तरीके से करना है तो उसका जो लोड है वो नियंत्रित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो कभी कभी आप देखते हैं कि हम लोग एनटीए वगैरह की साइट देखते हैं तो चीज़ें खुल नहीं पाती हैं। क्यों? क्योंकि जो लोड है उसमें एक समय में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है, जिससे कि वो जो सिस्टम है वो क्रैश होने लगता है। लोड कैपेसिटी चैनल्स की सूचना लाने की क्षमता। तो किसी भी चैनल की एक सूचना लाने की क्षमता होती है। लोड कैपेसिटी या संचार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो ग्रहणशीलता है, आपकी रिसेप्टिविटी किस प्रकार की है, रिसेप्टिविटी किस प्रकार की है। तो यूएसए जैसे जो देश हैं वहाँ पर जो CIA है या अन्य जो संस्थाएं हैं उनकी जो रिसेप्टिविटी है, या मोसाद है इजराइल में, तो उनकी जो रिसेप्टिविटी है बहुत ज़्यादा है। विश्वसनीयता, तो अगर विश्वसनीयता नहीं है, फिडेलिटी यानी विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। आप सूचना ला तो रहे हैं लेकिन वो सूचनाएं गलत हो रही हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर बैकग्राउंड नॉइज भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे स्पष्ट जो संदेश है वो पहुंच नहीं पाता है। तो बैकग्राउंड नॉइज नहीं होना चाहिए। कुल मिला के डिलेमा नहीं होना चाहिए या दुविधा नहीं होनी चाहिए। विकृति या जोड़ तोड़ यानी डिस्टॉर्शन। तो जो कम्युनिकेशन है उस पर डिस्टॉर्शन या तोड़ मरोड़ नहीं होनी चाहिए। जो संदेश है वही यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना चाहिए, उसमें तोड़ मरोड़ नहीं किया जाना चाहिए। फीडबैक ये दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा निगेटिव फीडबैक। आपसे अगर कोई फीडबैक मांगेगा कि हमारे संस्थान के बारे में फीडबैक दीजिए, अगर आपसे ही मैं कहूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल या मेरे पढ़ाने के बारे में आप अपना फीडबैक दीजिए, तो या तो आप निगेटिव दे देंगे या तो आप पॉजिटिव बताएंगे। इससे ज़्यादा आप क्या ही कर सकते हैं। यही बात होती है कि पॉजिटिव और निगेटिव दो प्रकार के फीडबैक हो सकते हैं। निगेटिव फीडबैक क्या होता है? यह संचार सिद्धांत की आत्मा है। इसका तात्पर्य है बदलती परिस्थितियों के अनुसार निर्णयों में स्वतः परिवर्तन, ताकि लक्ष्य प्राप्ति आसान हो। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल हमने पूछा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल से कितना खुश हैं या आप पढ़ाने के तरीके से कितना खुश हैं, तो आप अगर पॉजिटिव फीडबैक देते हैं तो मैं थोड़ा सा शिथिल हो जाऊंगा, मुझे लगेगा चलो बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप निगेटिव फीडबैक देंगे तो एक तो है कि मैं हतोत्साहित हो जाऊं, लेकिन मैं होने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक पॉजिटिव व्यक्ति हूँ। क्योंकि मैं एक पॉजिटिव व्यक्ति हूँ और मेरा काम ही है पढ़ाना, या कि मुझे ये अच्छा लगता है, तो मैं आपको जो निगेटिव फीडबैक होगा उससे मैं अपने आप को सुधारने का प्रयास करूंगा। तो इससे क्या होगा कि हम बदलती परिस्थितियों के अनुसार निर्णयों में स्वतः परिवर्तन लाएं और लक्ष्य प्राप्ति को बढ़ें। तो हमारा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करना JRF या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में। तो उसके लिए अगर आप निगेटिव फीडबैक भी देंगे तो हम उसको सुधारेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करेंगे आपसे। क्यों? क्योंकि रियल कंटेंट और फेक कंटेंट में दोस्तों अंतर होता है। आप बहुत सारी कोचिंगों में जाते हैं, बहुत सारा सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन इस प्रकार का कंटेंट आपको वहाँ नहीं मिलता है, या इस तरह के समझाने का ठीक है थोड़ा बहुत तरीके में डिफरेंस आ सकता है। किसी के टीचर की आप अच्छे समझ सकते हैं, किसी कम समझते हैं, लेकिन जो कंटेंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है और समझाने का तरीका ही मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार से कमज़ोर है। बाकी आपके विचार हो सकते हैं, उसमें कोई नहीं है। निगेटिव फीडबैक जरूरी है। निगेटिव फीडबैक के 4 तत्व होते हैं। पहला है लोड। तो लोड कितना है ये भी महत्वपूर्ण है, यानी सूचना की मात्रा कितनी। फिर लैग, पीछे रहना, प्राप्त सूचना व उसके ऊपर कार्यवाही में हुई देरी। तो जैसे आपने नेगेटिव फीडबैक किया कि सर आप
अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो कितनी मात्रा, कितने लोग इसमें को बोल रहे हैं, ये है। फिर अब जैसे सूचना मुझे प्राप्त हुई कि सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उसके ऊपर कार्यवाही क्या मैं कर रहा हूँ, ये भी महत्वपूर्ण है। फिर गेन क्या है, सूचना निर्णय के प्रति अनुक्रिया। तो अब मैं आपसे जो सूचना मिली उस पर कार्यवाही की और मैंने उसको सुधारा, तो इससे मुझे क्या होगा, गेन होगा, लाभ होगा, और लीड, अग्रता। और अगर मैं लाभ होगा तो फिर मेरा चैनल आगे बढ़ेगा। तो ये है लीड, यानी हम लीड ले लेंगे निर्णयों के क्रियान्वयन से पहले भावी परिणामों का पता, यही है। फिर रिकॉल होता है एक सिस्टम। तो निर्णय हेतु पुराने अनुभव काम में लेना। हम निर्णय हेतु पुराने अनुभव काम में लेते हैं। जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं, तो आप पुराने पढ़ा हुआ है उसको याद करने का प्रयास करते हैं, यही है रिकॉल। गोल चेंजिंग, तो फीडबैक के अनुसार लक्ष्य परिवर्तन करना, नकारात्मक फीडबैक के अनुसार। तो अगर आपने निगेटिव फीडबैक दिया, तो जो मेरा लक्ष्य है उसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ और एक नए सिरे से आपको और अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूंगा, या मैं पूरी तरह से बंद ही कर दूंगा, ये भी हो सकता है। इनकोडिंग, तो प्रेषक द्वारा व डिकोडिंग। इनकोडिंग किसके द्वारा होती है, प्रेषक द्वारा, जो भेजता है वो चीज़ों को या मैसेज को। इनकोडर, या वो इनकोडर कहलाता है। ये आपने जो फर्स्ट पेपर पढ़ा होगा तो उसमें कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा, जो संदेश भेजता है उसे इनकोडर कहते हैं, वो संदेश को इनकोड करता है। और डिकोडिंग तो ग्रहणकर्ता द्वारा संदेश को समझना हेतु की जाती है। तो जब आप जैसे आपने कोई मैसेज भेजा तो आप डिकोडर कहलाएंगे, और जब काम जहाँ पर मैसेज पहुंचा और उसको कोई रिकॉर्ड कर लेता है, उसको पढ़ लेता है, तो वो डिकोडर कहलाता है। आलोचना क्या है, संचार सिद्धांत का पूरा जोर प्रक्रिया, प्रोसेस पर है, ना कि परिणामों पर। तो ये प्रोसेस पर ध्यान देता है, रिजल्ट पर फोकस नहीं करता। यह भी स्टेटस को है, यानी कि स्टैटिक है, ये भी यथास्थितिवादी है। इस सिद्धांत का भी पूरा जोर व्यवस्था, अनुरक्षण, संतुलन व स्थायित्व पर है। जैसा कि हम देखते हैं सिस्टम अप्रोच का यही, हम लोग जब पढ़ेंगे सिस्टम अप्रोच, तो उसमें देखेंगे कि ये भी कारण था स्टर्न का जो सिस्टम अप्रोच था उसका। यह प्रक्रिया पर ध्यान देता है, परिणामों पर नहीं। अब निर्णय निर्माण सिद्धांत, डिसीजन मेकिंग थ्योरी। तो निर्णय, हमारा सफल व असफल जीवन निर्णयों का परिणाम है। तो हमने, आप आज जहाँ भी हैं वो आप अपने निर्णय के कारण है। आपने जो निर्णय अच्छा लिया रहा होगा तो आज आप अच्छे पोजीशन पे होंगे। अगर आपने कभी जीवन में गलत निर्णय लिया होगा तो आप बुरी पोजीशन में होंगे। अंतर्राष्ट्रीय व राजनीति व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति निर्णयों की सतत श्रृंखला। तो भारत की आज जो स्थिति है वो उसके पिछले परिणामों की वजह से, यूएसए जो स्थिति है वो उसके पिछले परिणाम, पिछले जो डिसीजन लिए हैं उनकी वजह से। टेरी क्या बोलता है कि निर्णय 2 या 2 से अधिक विकल्पों में से एक श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना है। तो भारत के पास एक विकल्प था कि भारत यूएसए के साथ जाए या यूएसएसआर के साथ जाए कोल्ड वार के एरा में। तो ये क्या था, निर्णय क्या था, 2 या 2 से अधिक और भी विकल्प थे, या तो भारत नए में रहे और पूरी तरह से किसी के साथ न जाए। तो भारत क्या था कि ये 2 या 2 से अधिक विकल्पों के बीच एक विकल्प भारत को चुनना था, तो भारत नैम के साथ गया। हालांकि आगे चल के हम देखते हैं कि यूएसएसआर के साथ भारत ने 1972 में संधि भी की थी, 1971-72। तो यही है कि निर्णय 2 या 2 से अधिक विकल्पों में से एक श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। निर्णय निर्माण के तहत विभिन्न गतिविधियां आती हैं, जैसे समस्या। सबसे पहले तो आपके सामने आपको समस्या दी जाएगी कि हमें यूएसए के साथ जाना है, या वर्तमान में अगर देखा जाए, या कि रसिया के साथ जाना है या चाइना के साथ जाना, ये समस्या है। समाधान के लिए अब विकल्प क्या है आपके पास, तो आपके पास 3 विकल्प हैं, यूएसए, रसिया और चाइना। एक विकल्प का चयन करिए, तो आप यूएसए का चयन कर लेते हैं। तो ये है निर्णय निर्माण के तहत विभिन्न गतिविधियां आती हैं, समस्या, समस्या के समाधान के विकल्प और विकल्प का चयन। हर्बर्ट साइमन, अगर ये बेसिकली पब एड में इसको पढ़ा जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, हर्बर्ट साइमन को। तो ये चॉइस बताता है, और डिजाइन और इंटेलिजेंस, ये 3 किसी भी डिसीजन मेकिंग के पार्ट होते हैं। निर्णय निर्माण शब्दावली का प्रयोग 18वीं सदी से होता आ रहा है, लेकिन वास्तविक रूप में इसका प्रयोग सर्वप्रथम एंथनी डाउन्स ने 20वीं शताब्दी में अपनी बुक एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी 1957 में आती है, में किया था, और बताया कि किस तरह आर्थिक क्रियाकलापों में लाभ हानि जनतांत्रिक सरकारों के फैसलों को प्रभावित करती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसके मुख्य विचारक हैं एसबीएस, यानी स्नाइडर, बर्क और शॉपिन। रिचर्ड स्नाइडर, एच.डब्ल्यू. ब्रुक और बर्टन शॉपिन। बुक क्या है इनकी, फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग कोलन एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, 1957 में पुस्तक आती है। रिचर्ड स्नाइडर, हेनरी
डब्ल्यू ब्रूक। अन्य विचारक कौन कौन से हैं डिसीजन मेकिंग अप्रोच को अगर देखा जाए तो? विलियम रिकर या राइकर है, जेम्स रॉबिन्सन है और एडवर्ड सेल्स है। बर्टन, तो विदेश नीति के बारे में फैसला लेना एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है जो फैसला लेने के रवैये, पूर्वाग्रहों, विचारधारा, अनुभव, नेतृत्व की क्षमता और उपलब्ध जानकारी से संचालित होती है। निर्णय लेने में व्यक्तियों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अगर हम भारत के प्राइम मिनिस्टर्स की चर्चा करें तो जो निर्णय इंदिरा गांधी ने लिया, जो निर्णय अटल जी ने लिया और जो निर्णय मोदी जी ने ले रहा है, वो उनकी जो सामाजिक स्थिति थी और उनकी जो मनोवैज्ञानिक स्थिति थी वो उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। किस पृष्ठभूमि से इंदिरा गांधी जी आई थी, अटल जी किस पृष्ठभूमि से आए थे, मोदी जी किस पृष्ठभूमि से आए थे। तो किसी भी व्यक्ति की पृष्ठभूमि सामाजिक या आर्थिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है डिसीजन लेने में। हालसटी निर्णय निर्माण के 3 मॉडल बताता है। पहला, नौकरशाही राजनीति, ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तीसरा है समूह गतिशीलता नियम और व्यक्तिगत निर्णय निर्माण। नौकरशाही राजनीति ये क्या है? निर्णय निर्माण नौकरशाही संगठनों के भीतर सौदेबाजी का परिणाम है। तो हम देखते हैं कि भारत में भी हो सकता है कि नौकरशाही ही निर्णय ले रही हो, विदेश मंत्रालय या किसी भी चीज के। तो ये क्या है? संगठनों के भीतर सौदेबाजी का परिणाम है। हो सकता है अजीत डोभाल जी चाहते हो मेरे निर्णय विदेश नीति में लिए जाएं, भारत के विदेश मंत्री चाहते हो कि मेरे निर्णय लिए जाएं, भारत के जो विदेश सचिव हैं चाहते हैं मेरे निर्णय लिए जाएं। लेकिन जो जिसकी जो बार्गेनिंग पावर अच्छी होगी या जिसकी सौदेबाजी अच्छी होगी उसके परिणाम, उसके जो निर्णय हैं वो लिए जाएंगे। सीमाएं, तो अपूर्ण सूचनाएं जो केंद्रीकरण, पद सोपान व विशिष्टीकरण के कारण पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होती हैं। तो क्या होता है कि सेंट्रलाइजेशन हो जाता है चीजों का, एक हायरार्की होती है। अब अगर अजीत डोभाल जी को निर्णय लेना है तो कोई आम अफसर या आम विदेश मंत्रालय का जो न्यू रिक्रूटी होगा वो जाके उनसे सीधे संवाद नहीं कर सकता। ये होता है पद सोपान। और विशिष्टीकरण भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि आपका स्पेशलाइजेशन है किसी चीज में या नहीं। और नौकरशाही तो जर्नलिस्ट होती है। ब्यूरोक्रेसी सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है यही कि जर्नलिस्ट है, ये स्पेशलिस्ट नहीं है किसी भी काम में। नौकरशाही की राजनीतिक व सौदेबाजी निर्णय निर्माण करने व उन्हें लागू करने में हावी रहती है। फिर सामूहिक गतिशीलता नियम, तो निर्णय निर्माण समूहों की अंतःक्रिया का परिणाम है। अधिकांश निर्णय एक छोटे अभिजात समूह द्वारा लिए जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अब मोदी जी जो निर्णय लेते हैं उसमें कौन शामिल रहता है? ज़्यादा से ज़्यादा अमित शाह शामिल रहेंगे, मोदी जी स्वयं रहेंगे, या तो फिर जेपी नड्डा जी हो जाएंगे और राजनाथ, इनसे ज़्यादा तो कोई रहेगा नहीं। तो ये छोटे निर्णय लिए जाते हैं। जैसे किचन कैबिनेट होती थी प्रधानमंत्री की, आपने सुना होगा। इसी प्रकार जब इंदिरा गांधी जी निर्णय लेती थी तो उसमें संजय गांधी, राजीव गांधी, इन सब लोगों का दखल होता था। सोनिया गांधी भी निर्णय लेती थी तो उनके अपने जो कलीग्स होते थे या उनके जो छोटी सी अपनी लिटिल कैबिनेट होती थी वही निर्णय लेती थी। समूहों में निर्णय लेने संबंधी खतरा उठाने की प्रवृत्ति होती है, परंतु यह नेतृत्व के गुणात्मक पहलू पर निर्भर करता है। फिर व्यक्तिगत निर्णय निर्माण, तो व्यक्तिगत पसंद का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। वस्तुनिष्ठता की बजाय व्यक्ति विशेष को महत्व। व्यक्ति का विषय संबंधी ज्ञान व सूचनाओं का आधार निर्णय निर्माण को प्रभावित करता है। तो अब इंदिरा गांधी जी का जो ज्ञान रहा होगा तो उन्होंने 1971 के युद्ध में अपने उस ज्ञान का प्रयोग करके उस प्रकार से काम किया, तो व्यक्तिगत उन्होंने निर्णय लिया। मोदी जी जो आज विदेश नीति जो है उनके अपने व्यक्तिगत ज्ञान और उनकी जो सूचनाएं प्राप्त हुई थी उनका परिणाम होता है।